मेरा शौहर इंतहाई कंजूस इंसान था। मुझे जब भी पैसों की ज़रूरत पड़ती तो वो मुझे पैसे ना देता, जिसकी वजह से मैं बहुत परेशान रहती। एक दिन मैं अपने शौहर से पैसे मांग रही थी तो मेरे शौहर ने साफ इनकार कर दिया। तुम्हें देने के लिए मेरे पास कोई पैसे नहीं है। और मेरा देवर ये सब देख रहा था। मेरे देवर ने मुझे चुप रहने का इशारा किया। फिर मेरा शौहर काम पर चला गया तो मेरे देवर ने मुझे अपने पास बुलाया और कहने लगा, भाभी आपको जितने भी पैसों की ज़रूरत है मैं आपको दूंगा, लेकिन इसके बदले आपको मेरे साथ रातें गुजारना होंगी। देवर की बात सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया कि वो किस तरह की घटिया बात कर रहा है, लेकिन मुझे भी पैसों की ज़रूरत थी और मेरा शौहर मुझे पैसे नहीं दे रहा था। मैं भी क्या करती, मेरे पास और कोई चारा नहीं था। मैंने देवर की बात मान ली। एक दिन मेरे शौहर ने फ़ोन किया कि वो काम के सिलसिले में दूसरे शहर जा रहे हैं, इसलिए वो घर नहीं आएंगे। मैंने जब ये सुना तो मुझे बहुत खुशी हुई और रात होते ही मैं सुर्ख नाइटी पहनकर देवर के कमरे में चली गई। देवर ने 5-5 हज़ार के नोट मेरे हाथ पर रखे और फिर बेड पर उल्टा करके पूरी रात मेरे साथ। मैं अपने देवर को दिल ही दिल में पसंद करती थी। मेरी नीयत बुरी नहीं थी, लेकिन मेरा देवर इंतहाई शरीफ इंसान मालूम होता था, इसलिए मैं उसे नफरत क्यों करती। मैंने देखा था कि मेरा देवर भी आंखों ही आंखों में मुझसे कुछ कहने की कोशिश करता है। मैं जब भी अपनी सास के साथ किचन में काम करती, मेरा देवर मुझे इशारों में बुलाने की कोशिश करता। मेरी जब भी लड़ाई होती या मैं किसी बात पर परेशान होती, तब भी वो मुझे ऐसे ही इशारे करता जैसे वो मुझसे कोई बात अकेले में करना चाहता हो। एक दिन सब घर वाले टीवी लॉन्ज में बैठे टीवी देख रहे थे, जबकि मेरे शौहर अभी तक ऑफिस थे। टीवी लॉन्ज के बाहर बनी गैलरी में अंधेरा फैला हुआ था। मैं अपने सोफे पर बैठी थी कि मुझे देवर ने हाथ से इशारा किया। मैं समझ गई कि वो जरूर मुझसे कोई बात करना चाहता है, जो वो कई दिनों से करने की कोशिश कर रहा है। उसके बुलाने पर मैं बाहर गई। देखा तो वो सीढ़ियां चढ़ता हुआ ऊपर छत को जा रहा था। मुझे कुछ डर भी लग रहा था। मैं अपने देवर पर भाइयों की तरह मान करती थी। मैंने उसके कदमों का पीछा किया और उसके साथ पीछे छत पर पहुंच गई। देखा तो मेरा देवर मेरा ही इंतजार कर रहा था। क्या बात है अली? मैंने वहां पहुंचते ही पूछा। जल्दी करो, मुझे लगता है कि काफी दिन से तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो। मैंने एक ही सांस में सारी बात कह दी। हाँ भाभी, मैं आपसे जरूरी बात करना चाहता हूँ। देखिए, मैं जानता हूँ कि मेरा भाई काफी जेब का कंजूस है। वो बिला वजह पैसे खर्च नहीं करता, बल्कि वजह हो तब भी वो किसी को रुपए नहीं देता। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मुझे अपना भाई समझें। आपको जब भी पैसों की जरूरत हो आप मुझे कह दिया करें। अली, तुम्हारा बहुत शुक्रिया, लेकिन तुम जानते हो कि इस घर का क्या माहौल है। मैंने उसकी तवज्जो दिलाना चाही, क्योंकि मेरी सास मुझे शौहर से भी इस तरह बात नहीं करने देती थी। वो तो फिर मेरा देवर था। नहीं नहीं भाभी, आप फिक्र ना करें, मैं हूं ना। मेरे होते हुए आपको इस घर में कोई कुछ नहीं कह सकता। और हाँ, मैं जानता हूँ कि आप मुझसे इस तरह छुपकर बात नहीं कर सकती। आप ऐसा करें, हफ्ते में एक बार मेरे कमरे की सफाई कर लिया करें। अलमारी के आसपास अच्छी तरह सफाई किया करें, आपको इनाम मिल जाया करेगा। देवर ने मुझे शरारती लहजे में कहा तो मैं समझ गई कि वो मुझे कोई इनाम देना चाहता है, वो मेरी कोई मदद करना चाहता है। लेकिन मैं इस बात को हंसकर टाल दिया। इससे पहले कि मैं कुछ और कहती, मुझे सीढ़ियों पर किसी के कदमों की आवाज़ आई। मेरा दिल धक से रह गया। अगरचे मैं अली से कोई गलत बात नहीं कर रही थी, लेकिन फिर भी रात के वक्त देवर के साथ छत पर खड़े होकर अकेले बातें करना मेरे लिए मसला पैदा कर सकता था। और फिर जब मैंने देखा कि मेरे पीछे मेरा शौहर खड़ा है, तो मेरे कदमों तले से जान निकल गई और मेरी टांगें कांपने लगी, जैसे कोई मुजरम कटहरे में खड़ा होता है। लेकिन अली बिल्कुल पूरे इत्माद खड़ा था। मारिया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तुम्हें सारे घर में ढूंढ रहा था। मेरे शौहर ने मुझे कड़ी नजरों से देखते हुए कहा। भाई, वो भाभी को मैके जाना था। घर में शायद सभी मसरूफ थे, इसलिए उन्होंने मुझे कहा कि मैं उन्हें मैके छोड़ रहा हूँ। आप भी तो अभी तक घर नहीं आए थे। अली ने यकदम सफाई पेश कर दी, जबकि मुझे अम्मा के हाँ नहीं जाना था। शौहर ने मुझ पर एक तस्दीकी नजर डाली तो मैंने हाँ में सर हिला दिया। जी आबिद, मुझे मैके जाना था। दरअसल अम्मी की तबीयत नहीं ठीक थी, सब घर वाले मसरूफ थे। मैंने सोचा अली से कह दूं। अली तो अक्सर फारिग ही रहता है। मैंने जानबूझकर शारिक पर तंज किया ताकि मेरे शौहर को हम दोनों की बातचीत के बारे में कुछ शक ना हो। बहरहाल अली भी समझ गया था, लेकिन अब मसला ये था कि मैंने अपने शौहर को मैके जाने का कह दिया था। कहने लगे, तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारी अम्मी के घर छोड़ देता हूँ। शौहर का अंदाज खतरनाक लग रहा था, लेकिन अगर मैं ज्यादा पूछती तो बात मुझ पर ही बन जानी थी कि इसके दिल में चोर था, इसीलिए ये डर रही है। खैर, मैं खामोश इसी कश्मकश में मुब्तला कि शौहर मुझसे नाराज है या नहीं, गाड़ी में आकर बैठ गई। थोड़ी ही देर के बाद मैं अपनी माँ के घर पर थी। वो तो खुदा का शुक्र है कि मेरे शौहर ने मेरी अम्मा से ये नहीं पूछा कि आपकी तबीयत कैसी है। आपकी बेटी आपके लिए परेशान हो रही थी, वरना न जाने क्या होता।
अम्मा के घर रहकर उनसे मिलने के बाद मुझे अपने शौहर की याद सताने लगी, लेकिन उन्हें कैसे कहती कि वो मुझे यहाँ से आकर ले जाएं। इसी दौरान अम्मा ने मुझे एक खुशखबरी दी कि तुम्हारी छोटी बहन की अगले महीने मंगनी होगी। हमने उसके लिए एक बहुत ही शरीफ लड़का देखा है और तुम्हारी बहन की बात भी पक्की कर दी है। अब तुम लोग मंगनी में लाजमी शिरकत करना। हम तुम्हें इसलिए जहमत नहीं देते कि तुम्हारे ससुराल वाले ये बातें पसंद नहीं करते, वरना रिश्ते के वक्त हम तुम्हें भी बुलाते। अम्मा माजरत खा थी, जबकि मुझे और किसी बात से ज्यादा अगले महीने आने वाली मंगनी की तकरीब में पहने जाने वाले कपड़ों की फिक्र थी। जब भी कोई तकरीब होती मैं इसी वजह से परेशान हो जाती। बहरहाल खुशकिस्मती से अगले दिन ही आबिद का फोन आ गया। वो बहुत खुश थे, कहने लगे मुझे चाइना ट्रिप पर जाना है। मेरी कंपनी ने मुझे चाइना भेजने का फैसला किया है। मुझे पूरा 1 महीना मुल्क से बाहर रहना पड़ेगा। तुम आज ही आ जाओ ताकि मैं तुम्हारे साथ आखिरी लम्हात अच्छे से गुजार सकूं। शोहर की बात सुनकर खुशी भी हुई और परेशानी भी। खैर मैं वापस आ गई और उनके साथ कुछ अच्छा वक्त गुजारा और फिर दुआओं के साथ उन्हें रुखसत किया। उन्होंने भी मुझसे हजारों वादे किए और परदेश चले गए। 1 महीना मैंने कैसे काटा ये मैं ही जानती हूँ। इस दौरान मेरी और अली की कोई बात नहीं हुई। वो एक इंतहाई माकूल नौजवान था। वो घर में कम ही आता और अगर आता भी तो सिर्फ अपने कमरे में बंद रहता। अली की वजह से घर वाले अक्सर परेशान रहते क्योंकि वो रातों को लेट घर आता था, जबकि मेरे शौहर हमेशा वक्त पर घर आया करते थे। खैर 1 महीने के बाद जब वो आए तो उन्होंने मेरा एक भी वादा पूरा न किया, बल्कि उनके कुछ कारोबारी नुकसान की वजह से ये पहले से भी ज्यादा मजबूर हो गए थे। मेरे पास जो पैसे जमा थे मुझे वो भी अपने शौहर को देना पड़े। मुझे बहुत दुख था और परेशानी भी कि मैं अपनी बहन की मंगनी में सोने की अंगूठी तो दूर की बात, एक अच्छा जोड़ा भी नहीं पहन सकती। शौहर ने मुझसे जमा पूंजी भी ले ली थी। न जाने क्यों अचानक उन्हें अपना कारोबार शुरू करने का ख्याल आया। इसी दौरान मेरी बहन की मंगनी के दिन करीब आ गए। शौहर के हालात ऐसे थे कि मैं उनसे रुपए मांग भी नहीं सकती थी। मैं जानती थी कि अगर ऐसा किया तो वो काम का मुझ पर गुस्सा होंगे। ये शाम का वक्त था जब अम्मा ने मुझे बताया कि ये परसों बहन की मंगनी है, तुम कल ही आ जाओ, घर में कुछ तैयारियां भी करनी है। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मेरे पास तो बहन की मंगनी में पहनने के लिए कोई अच्छा जोड़ा भी नहीं था। अपने कमरे में जाते हुए मेरी नजर देवर के कमरे पर पड़ी। न जाने क्यों मुझे उसकी 1 महीना पहले की बात याद आ गई। फिर मैंने सोचा कि उसने तो मुझे अपने कमरे की सफाई करने का कहा था। मैंने जल्दी जल्दी किचन से झाड़ू लिया और देवर के कमरे में चली गई। वहां जाकर अलमारी के करीब झाड़ू लगाने लगी। मेरी हैरत की इंतहा न रही जब अलमारी के खास हिस्से पर झाड़ू मारने से वहां से मुझे 5000 के 4 नोट मिले। मेरी तो आंखें फटी की फटी रह गई। मैंने जल्दी से वो पैसे लेकर अपने दुपट्टे के पल्लू में बांध दिए। इतने में मेरी सास दरवाजे में खड़ी मुझे घूरती हुई कहने लगी, बहू क्या तुम्हें जरा भी एहसास नहीं है? मेरी तो जान निकल गई। सास ने मुझे कहीं वो 5000 रुपए के 4 नोट उठाते हुए देख तो नहीं लिया। मेरा दिल धक धक करने लगा। मैं सोचने लगी कि मैं उन्हें अब क्या जवाब दूंगी। तुम्हें एहसास है बेटी के असर के बाद कमरे से झाड़ू लगाने से घर में बरकत नहीं रहती। तुम्हें 100 बार कहा है कि सुबह सवेरे सफाई किया करो। सास की आखिरी बात ने जैसे मुझे किसी जलते सहरा से निकालकर नकलिस्तान में पहुंचा दिया था। मैंने दिल ही दिल में खुदा का शुक्र अदा किया कि उन्हें मेरी हकीकत पता नहीं चली, वरना न जाने वो क्या कहती। उनकी बात पर सर हिलाते हुए मैंने झाड़ू एक कोने में रखा और बाहर आ गई। वैसे भी मुझे उस कमरे की सफाई करने का कोई शौक नहीं था। वो तो मैं उन पैसों की वजह से यहाँ पर आ गई थी जो मुझे यहाँ झाड़ू लगाने से मिलने थे। खैर मैंने खुशी खुशी उन पैसों से एक अच्छा सा जोड़ा लिया और बहन की मंगनी में शिरकत करने पहुंच गई। सब ने मेरे उस जोड़े की बहुत तारीफ की, जबकि उसके लिए मैं अपने देवर की शुक्रगुजार थी कि इस बुरे वक्त में वो मेरे काम आया। मेरी तो खुशी की इंतहा न थी। बहन की मंगनी से फारिग होकर जब मैं वापस अपने मेके गई तो मेरा दिल देवर के लिए एहसास तशक्कुर से भरा हुआ था, लेकिन वो उस वक्त घर पर नहीं था। मैं उसका शुक्रिया अदा करना चाहती थी। उसी दिन मुझे मेरी सास ने बताया कि तुम्हारी नंद शाम को घर आएगी, अच्छा सा खाना बना लो। इतने दिन के बाद मैं ससुराल गई थी। मेरी सास ने मेरा कोई इस्तकबाल करना तो दूर की बात, मुझसे हाल तक ना पूछा और नंद के लिए ढेरों खाने बनाने का ऑर्डर दे दिया। बहरहाल मैं खाने के लिए मसाला वगैरह तैयार करने लगी। शाम को सब कुछ तैयार हो गया। तभी मेरा देवर अली मेरी नंद को लेकर घर में दाखिल हुआ। वो सुबह का गायब था, अभी अभी घर आया था। उसे देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। मैं उसका शुक्रिया कहना चाहती थी। थोड़ी देर बाद मैंने खाना लगा दिया और पानी लेने किचन में गई तो मेरा देवर भी वहीं खड़ा था। शायद वो हाथ धोने आया था। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया। अली भाई आपने मेरी बहुत मदद की। मैं आपका किस मुंह से शुक्रिया अदा करूं? मैं जानती हूँ आपने वो पैसे जानबूझकर अलमारी में रखे थे ताकि मैं वहां से लेकर अपनी जरूरियात पूरी कर सकूं। आपका बहुत शुक्रिया। मेरी नजरें झुकी हुई थी। अरे भाभी आप मेरी बहनों जैसी हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और वो पैसे तो आप जब चाहें वहां से निकाल सकती हैं। समझे कि आपके लिए मैंने छोटा सा बैंक बना दिया है। आपकी हर जरूरत वहां से पूरी हो जाएगी। भाई मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ मुझे बताओ। मैं तुम्हारी खिदमत करना चाहती हूँ, तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। ऐसी बात है भाभी तो आपको मेरा एक काम करना होगा।
मेरे लिए कोई अच्छी सी लड़की ढूंढना शुरू कर दें जो बिल्कुल आप जैसी हो। मैं अब अपना घर बसाना चाहता हूँ। अपनी बाहर की जिंदगी गुजार कर तंग आ चुका हूँ, मगर मेरी एक शर्त है। अली ने अपनी बात मुकम्मल करते हुए कहा, आप जो लड़की मेरे लिए ढूंढे इंतहाई दीनदार होनी चाहिए, जो मुझे भी सीधे रास्ते का मुसाफिर बना दे। क्या मतलब? तुम कौन सा अभी कोई बुरे रास्ते पर चल रहे हो? तुम्हारी जिंदगी बहुत अच्छी है, तुम कई लोगों की मदद करते हो। मैंने अली को तसल्ली दी तो वो उदास सा हो गया। लगता है वो मुझसे कोई बात छुपा रहा था। मैंने उसकी बात दिल में रख ली और दिल में ठान लिया कि मैं अपने देवर के लिए कोई अच्छी सी लड़की ढूंढ कर लाऊंगी। इसी लम्हे मुझे ख्याल आया कि देवर की शादी के बाद मुझे वो उस अलमारी के पास कहाँ जाने देगी। मैं तो उस कमरे की सफाई भी नहीं कर सकूंगी, क्योंकि बीवी के आने के बाद भाभी का हक नहीं बनता कि वो देवर के कमरे में जाए। बहरहाल अपनी खुदगर्जी की वजह से मैंने अपने देवर का घर नहीं उजाड़ना चाहती थी। मैंने अपनी अम्मी से बात कर ली कि मैं अपने देवर के लिए मुनासिब रिश्ता देख रही हूँ। अम्मी कहने लगी, तुम्हारी नजर में बीना क्यों नहीं आई? बीना खूबसूरत और दीनदार है, घर के काम भी जानती है, तुम्हें और क्या चाहिए? देवरानी के तौर पर वो तुम्हें तंग भी नहीं करेगी। बस तुम अपने देवर की रजामंदी मालूम कर लो, फिर हम उसके घर रिश्ता लेकर जाएंगे। अम्मी ने अपनी शागिर्द बीना की बात की थी। बीना कुछ अरसे से अम्मी के पास सिलाई सीखने आया करती थी। ये हमारे मोहल्ले के एक इंतहाई शरीफुल नफ्स आदमी की बेटी थी। हमने उसका रिश्ता मांगने में देर नहीं लगाई, क्योंकि मेरे देवर को और मेरे इंतखाब पर आंखें बंद करके भरोसा था। बीना के वालिद ने मेरे देवर के बारे में कुछ मालूमात की और फिर हमें रिश्ता देने के लिए हामी भर ली। मोहल्ले के सब लोग हैरान थे। बीना इस कदर दीनदार और खूबसूरत लड़की थी कि उसके लिए माकूल रिश्ते लाइन में लगे थे, जबकि मेरा देवर कोई खास काम भी नहीं करता था, बस भाई की दुकान पर हाथ बटाता और ज्यादातर वक्त अपने दोस्तों के साथ बिताता। ये तो बीना के वालिद की मेहरबानी थी कि उन्होंने हमसे कोई मुतालबा नहीं किया। हमने भी सोच लिया कि हम बीना से जहेज के नाम पर एक भी चीज नहीं लेंगे। उसके वालिद ने बगैर किसी लालच के अपनी बेटी हमें देने का फैसला किया था। और फिर वो दिन आ गया जब बीना मेरे देवर की दुल्हन बनकर घर आ गई। हम सब उसे देखते तो माशाल्लाह कहते, वो वाकई चांद का टुकड़ा थी, बेइंतहा खूबसूरत। मैंने अपने देवर से मजाक में कहा, देवर जी अब तो बीना जैसी खूबसूरत बीवी आपके पास है, उम्मीद है कि आपके सारे रास्ते सीधे कर देगी। मेरी बात पर मेरे देवर ने नागवारी का इजहार किया और कहने लगा, भाभी आप बीना को अपनी देवरानी ज्यादा और मेरी बीवी कम समझिएगा। मैं नहीं चाहता आप हमारे बीच की कोई बात बीना को बताएं। वो इंतहाई शरीफ घर की लड़की है। बहरहाल मैं अगर जानता होता कि बीना इतनी शरीफ है तो मैं उससे कभी शादी ना करता। मेरे देवर ने पूरे इसरार से लहजे में कहा, क्या मतलब? क्या तुम बीना के बारे में पहले से जानते हो? नहीं भाभी, लेकिन अब जान गया हूँ। काश कि मैं थोड़ा और देख लेता कि बीना किस घर की लड़की है तो मैं उससे शादी ना करता। बहरहाल आपने मेरे लिए इतनी अच्छी कोशिश की, मैं इस पर हमेशा आपका शुक्रगुजार रहूंगा। देवर की यह बात मेरी समझ से बाहर थी। आखिर बीना में ऐसी क्या खराबी और खामी थी कि वो उससे शादी के लिए मुतमिन नजर नहीं आ रहा था। मेरे दिल को पछतावा होने लगा। मैंने अम्मा से 1000 बार पूछा कि बीना में कोई ऐसी वैसी बात तो नहीं, तो उन्होंने इनकार कर दिया। अब मैं और क्या कह सकती थी, जबकि बीना बाजार एक खूबसूरत और कामिल लड़की नजर आती थी। कुछ दिन गुजरे तो मुझे पैसों की शदीद जरूरत आन पड़ी, मगर मैं अली के कमरे में नहीं गई। मैं जानती थी कि अली की बीवी अब उस कमरे में काबिज है और मेरा वहां जाना पसंद नहीं करेगी, लेकिन फिर भी सलाम दुआ के बहाने मैं अली के कमरे में गई। उस वक्त वो घर में मौजूद नहीं था। उसकी बीवी किसी आम सी सफाई सुथराई के काम में मसरूफ थी। मुझे देखते ही मेरा हालचाल पूछने लगी। मैंने देखा उसके चेहरे पर सख्त परेशानी थी। मेरे पूछने पर उसने बताया कि उसकी छोटी बहन की शादी है, जो कि उसके वालिद जहेज के लिए बहुत परेशान है। छोटी बहन के ससुराल वालों ने भारी जहेज का मुतालबा किया है। ये बात सुनकर मुझे दुख हुआ। फिर मैंने बीना को वो राज बताने का फैसला किया जो मुझे मेरे देवर ने किसी को भी बताने से मना किया था। मैंने बीना से कहा कि मैं तुम्हें अभी जादू दिखाती हूँ, तुम जाओ और झाड़ू लेकर आओ। बीना जल्दी से झाड़ू लेकर आई। उसकी आंखों में बेपनाह हैरत थी। वो मुझे यूं देख रही थी जैसे मैंने कारून के खजाने का जिक्र कर दिया हो। मैंने वो झाड़ू 2-3 बार अलमारी पर मारा, उसमें से अच्छे खासे रुपए निकल आए। मैं वो पैसे देकर बहुत खुश हुई, जबकि मेरी देवरानी तो इस कदर हैरान थी कि वो मुझ पर यकीन नहीं कर रही थी। देख ले ये पैसे नकली ना हो। मैंने उसे 100 बार यकीन दिलाया कि ऐसी कोई बात नहीं है, ये पैसे 100% असली हैं। तुम्हारी शादी से पहले भी मैं ऐसे कई नोट इस्तेमाल कर चुकी हूँ, लेकिन तुम ये बात अपने शौहर को नहीं बताना। बीना ने कसम खा ली कि वो अपने शौहर को इस बात का नहीं बताएगी, ना ही उसे इल्म होने देगी। मैं बहुत खुश थी। बीना वो पैसे लेकर अपने मैके चली गई। शाम को अली घर आया तो बीना का पूछने लगा, तो मैंने उसे साफ बता दिया कि मैंने तुम्हारी बीवी को तुम्हारी अलमारी से कुछ पैसे निकाल कर दिए थे, क्योंकि वो बहुत मजबूर थी। और फिर जब तुम्हारे पास इतने पैसे हैं तो फिर अपनी बीवी से छुपाने की क्या तुक बनती है। ये सुनकर मेरे देवर का रंग उफक हो गया। वो अपना सर पीटने लगा। अरे भाभी, ये आपने क्या कर दिया? मैंने आपको मना किया था कि आप ये बात किसी को मत बताइएगा। आपने तो मेरे दुश्मन की बेटी के सामने मेरी सारी हकीकत खोल दी। क्या मतलब? क्या बीना के वालिद तुम्हारे दुश्मन हैं? मैंने ना समझने वाले अंदाज में पूछा। तो और क्या बापी, वो एक ईमानदार पुलिस अफसर है। आपको तो इस बारे में नहीं पता, लेकिन वो हम जैसे चोरों को पकड़ने के माहिर हैं।
अब उन्होंने अपनी बेटी के हाथ में वो नोट देखे होंगे तो यकीनन कोई ना कोई बात पूछी होगी। जानती तो हैं आप पुलिस वाले कितने शकी होते हैं। मेरे भाई, क्या तुम लोगों के घरों में चोरियां करते हो? मैंने हैरत से पूछा। भाभी, ये कोई पूछने वाली बात है? क्या आपको नहीं पता कि इतने पैसे मैं अपनी अलमारी में कहाँ से रखता हूँ? मेरे लिए और कोई रास्ता नहीं सिवाय लोगों की जेबें काटने के। लेकिन अब मुझे लगता है कि बीना के वालिद मेरी ईंट से ईंट बजा देंगे। आपको ख्याल रखना चाहिए था। देवर की हकीकत सुनकर मैं हक्का बक्का रह गई। सोचा नहीं था कि वो इतनी बड़ी हकीकत छुपाए फिर रहा है। देखो अली, जो तुम काम कर रहे हो वो सरासर हराम है। और तुम जिन लोगों की चोरी करते हो और जिन लोगों की जेबें काटते हो, उन्हें न जाने उस पैसे की कितनी जरूरत होगी और अपना पैसा चोरी होने पर वो न जाने कितना परेशान होते होंगे। तुम्हें इस काम से तौबा कर लेनी चाहिए। खुदा तुम्हारी तौबा कबूल फरमाएंगे और आज के बाद तुम कभी भी चोरी नहीं करोगे। इस बात का पक्का इरादा कर लो। मेरे देवर ने मेरी बात मान ली और उसी वक्त उसने इरादा कर लिया कि वो आज के बाद चोरी नहीं करेगा। बीना के वालिद को बीना पर कोई शक नहीं हुआ। बीना ने भी उन्हें यही बताया कि ये पैसे उसके शोहर के नहीं हैं बल्कि उसकी भाभी ने दिए हैं। शारी के राज पर पर्दा डल चुका था तो उसने भी हमेशा के लिए तौबा कर ली। अब मेरा देवर एक अच्छा इंसान बनकर रहता है। उसने अपना कारोबार शुरू कर लिया है और हम हंसी खुशी रह रहे हैं।